दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे जिसका काम भारी उसका नाम जारी। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात और मुलाकात के बाद अब उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें करने के साथ ही उत्तरकाशी जाएंगे। इस दौरान वो हर्षिल में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का ब्यौरा लेंगे, साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवानों से भी भेंट करेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि इस दिवाली पार्टी के विधायकों को अच्छी खबर दी जाएगी और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट विस्तार के साथ कुछ कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। बता दें कि उत्तराखंड में कैबिनेट की 4 कुर्सियां खाली पड़ी हैं। कई बार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोर पकड़ती भी रही, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री कोई निर्णय नहीं ले सके। हालांकि इस बार संभावनाएं ज्यादा हैं क्योंकि केदारनाथ का उपचुनाव नजदीक है और बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में मिले हार के मद्देनजर पार्टी इस बार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। विपक्ष का कहना है कि अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाएगा क्योंकि भाजपा में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। सवाल यह है कि क्या इस दिवाली किन नेताओं के मुंह मीठे होंगे और किन के कड़वे होंगे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि कोर ग्रुप की बैठक के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ वार्ता हो चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पार्टी के विधायकों को दिवाली तक कोई अच्छी खबर दी जाएगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि बार बार पार्टी के शीर्ष नेता पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष को कम करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीदें जगा रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय नहीं लेंगे क्योंकि भाजपा में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। निश्चित रूप से दीपावली बहुत ही खुशियों भरी रहेगी और शुभ संकेत मिलेंगे, शुभ समाचार भी मिलेंगे, अच्छा रहेगा। 3 साल में मंत्रिमंडल का विस्तार न कर पाई हो, 3 साल पूरे होंगे अब आने वाले समय मार्च में मुख्यमंत्री जी को, और 3 साल में नहीं कर पा रही है। वो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, क्या झुंझुना देगी। विधायकों ने समझ लिया कि अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही नहीं है, कोई मंत्री बनने के लिए इच्छुक भी नहीं है। आप हाउस में देख लो क्या परफॉर्मेंस, जो मंत्री लोग हैं पुराने मंत्री हैं, क्या स्थिति रहती है। और इतनी स्थिति खराब है, एक अनार 100 बीमार हैं, किसको मंत्री बनाएं किसको न बनाएं। तमाम वरिष्ठ भी हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष रहे वो लोग भी हैं, बंशीधर भगत जी हैं, आपके बिशन सिंह चुफाल जी हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, एक से एक विद्वान लोग भी हैं इनके। देखिए, हमारा तो ये कहना है इस मामले में कि एक उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उनके खिलाफ जो है जो आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की जो अनुमति देनी थी सरकार को, सरकार ने वो अनुमति नहीं दी है। हमारा तो पहले सवाल ये है कि आप अगर कोई कैबिनेट विस्तार करना भी चाहते हैं, जो आपके दागी मंत्री हैं उनको तो पहले आप हटाइए मंत्रिमंडल से, उसके बाद आप अपना कौन सा कैबिनेट विस्तार करना चाहते हैं वो तब उसके बाद का विषय है। पहला विषय ये है कि जो दागी मंत्री हैं उनको आप मंत्रिमंडल से बाहर करिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से 4 पद रिक्त चल रहे हैं। कई बार मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं शुरू होती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाती हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के साथ ही दायित्व बंटवारा भी किया जा सकता है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कुछ नेताओं के नाम भी काटे जा सकते हैं। वहीं कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इस बीच अमित शाह
13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही उत्तरकाशी जाएंगे। इस दौरान वह हर्षिल में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का ब्यौरा लेंगे। साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवानों से भी भेंट करेंगे। वहीं विपक्ष ने अमित शाह के दौरे पर कटाक्ष। देखिए, पहले दिन से आज तक 10 साल की केंद्र की सरकार हो गई है, 11वां साल चल रहा है। उत्तराखंड की झोली खाली की खाली रही है। उत्तराखंड में तमाम रेलवे प्रोजेक्ट्स बोले गए थे, यहाँ मेट्रोज की बात हुई थी, यहाँ बुलेट ट्रेन लाने की तक बात हुई थी, यहाँ सी प्लेन लाने की बात तक कर दी। तो केवल ये जुबानी जमा खर्च दिखाई पड़ा। उत्तराखंड एक आपदा ग्रस्त प्रदेश है, जहाँ आपदा के साथ हमारा चोली दामन का साथ रहता है। वहाँ भी हमको कोई ज़्यादा राहत नहीं देखने को मिली। वाइब्रेंट विलेज की बात की गई, तो वो विलेजेस की बात पहले आनी चाहिए जो इनके सांसदों ने गोद लिए थे। उन गाँव का क्या हुआ? वाइब्रेंट विलेज अपनी जगह पर है, लेकिन जो गाँव इन्होंने गोद लिए उनका क्या हश्र हुआ, उसका भी एक फॉलो अप अमित शाह जी को यहाँ आके करना चाहिए कि बार बार यहाँ की जनता तीसरी बार 5 सांसद आपको दे चुकी है। गृह मंत्री जी का दौरा है। और देखिए, प्रधानमंत्री जी हों चाहे गृह मंत्री जी हों, ये देवभूमि है, उनका विशेष लगाव है। 13 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी देहरादून FRI में आएंगे, उत्तरकाशी जाएंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से अमित शाह जी का जो दौरा उत्तराखंड का है, इसमें हो सकता है कि वे अभी केदारनाथ के चुनाव हैं या अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं उनके उद्घाटन के लिए वो यहाँ पर आ रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि 24 वर्षों के पश्चात भी आज अगर केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ विधानसभा की बात करें, तो विकास के कार्यों से कोसों दूर है। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, तो पहाड़ों में आज भी ये मुद्दे जो हैं चुनावी समय पर ये मुद्दे मुख्य विषय बन जाता है। कुल मिलाकर भाजपा में पिछले लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चा चल रही है। हालांकि अब तक कोई निर्णय इस पर न लेने से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मंत्री बनने की दौड़ में भी है, लेकिन अब एक बार फिर दीपावली से पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हैं। ना होगा कि क्या मौजूदा समय में भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे का निर्णय लेते हैं या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो क्या इस बार वाकई मंत्रिमंडल विस्तार हो पाएगा? क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव है, ऐसे में बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की कोई कमियां खामियों के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। और केदारनाथ उपचुनाव जीतना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए साफ तौर पर साख की बात है, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या हार हुई है, जिसका जिक्र विपक्ष लगातार करता है। हालांकि उत्तराखंड में अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष का साफ तौर पर माना है कि आप जिस एजेंडे पे चलते हैं उस एजेंडे पर भी जनता आपको वोट नहीं दे रही है। अयोध्या बद्रीनाथ हारने के बाद अब केदारनाथ उपचुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी अहम हो जाते हैं जीतना में। तो इस कड़ी में अगर उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो क्या व्यवस्थाएं बदलेंगी? क्या जो भार कहा जा रहा था कि लगातार मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से अन्य जो विभागीय कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं, तो उससे निजात मिलेगी? साथ ही साथ जो काम नहीं कर रहे हैं कुछ लोगों की छटनी भी होगी, तो ये कौन से लोग हो सकते हैं? चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देता है। शांति भट्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतनमणि ढोलाजू, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का सबसे पहले तो स्वागत है। शुरुआत शांति भट्ट जी से करते हैं। शांति भट्ट जी, एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। हालांकि मैं जब भी इस पर चर्चा करती हूँ मंत्रिमंडल विस्तार की, तो मुझे हरीश रावत जी का एक बयान याद आ जाता है, जब वो कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार करने की उनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो सत्ता में रह ही नहीं पाएंगे। देखिए, हरीश रावत जी इस प्रदेश के बहुत कद्दावर नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है और उनका एक विराट अनुभव है। लेकिन वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार का लगभग 3 साल का कालखंड पूरा होने जा रहा है। 3 साल में इस सरकार में अभी 4 मंत्री पद खाली पड़े हैं, अनेकों दायित्वों के पद खाली पड़े हैं। 5वां मंत्री पद किसी भी क्षण खाली हो सकता है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनके मंत्री घिरे हुए हैं। अन्य मंत्रियों पर भी अनेकों तरह के आरोप प्रत्यारोप जनता ने लगाए हैं, जो मीडिया की सुर्खियां बनी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रिवायत रही है कि वो हर 3 साल के बाद या जब चुनाव नजदीक आते हैं तो वो अपना पूरा मंत्री परिषद ही बदल देती है, मुख्यमंत्री बदल देते हैं। इसके अनेकों उदाहरण हैं। गुजरात का उदाहरण है, हमारे उत्तराखंड का उदाहरण है।
त्रिवेंद्र जी को बदला, तीरथ जी को लाए, फिर पुष्कर जी को लाए, और अब मुझे लग रहा है कि पुष्कर जी का भी नंबर है, इसलिए वो लगातार दिल्ली दौरे दौरे के चक्कर लगा रहे हैं। और मुझे लग रहा है गृह मंत्री जी का दौरा, यूं तो इस प्रदेश में अनेकों यात्रीगण दौरा करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है गृह मंत्री जी इसी वजह से आ रहे होंगे कि वो धामी साहब को पूछ रहे होंगे कि अब समय आ गया है, आप अपना उत्तराधिकारी बताइए। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी मंत्री परिषद में नए मंत्रियों को लाने का उनका मूड हो। वो सोच रहे होंगे कि हम क्यों ना मुख्यमंत्री को ही बदल दें, सारा मंत्री परिषद ही बदल जाएगा, नया मंत्रिमंडल आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए ना, 1 साल पूरा होने जा रहा है, निकाय चुनाव ये करा नहीं पाए, पंचायत चुनाव का कार्यकालखंड अगले महीने खत्म हो रहा है। लगभग केदारनाथ जी में शैला दीदी को गुजरे हुए बहुत समय हो गया है। 2 माह 28 दिन का समय मात्र वहां के लिए बचा है। भारतीय जनता पार्टी के पास 6 महीने की जो बाध्यता है निर्वाचन की, वो 2 महीने 28 दिन लगभग रह चुकी है। इस 2 महीने 28 दिन में इन्हें केदारनाथ जी का चुनाव भी करवाना है, निकाय चुनाव भी करवाने हैं, पंचायत चुनाव में भी जाना है। तो जो अगला समय है वो तो पूरी आचार संहिता में गुजर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी मंत्री परिषद में कोई फेरबदल करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री जी को बदल दें। शांति और भट्ट नया जी, पूरा आपने कहा कि मंत्रिमंडल। मुख्यमंत्री बदलने की उम्मीद है, लेकिन मुख्यमंत्री तो तब बदलेगा ना जब मुख्यमंत्री में कुछ खामियां होंगी। अकॉर्डिंग टू बीजेपी पीपल्स, अगर हम बात करें तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि धामी जी के आने से तो चारों ओर विकास हो रहा है, बेरोजगारी दर है जो है वो काफी हद तक कम हो चुका है। अभी तो हरियाणा भी जिता के आ गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी जहां जहां उन्होंने प्रचार प्रसार किया वहां पे भी सीटें आ गई हैं। तो मुख्यमंत्री जी में कमियां खामियां कैसे गिनवाएंगे? देखिए, हम नहीं गिनवा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद ही अपनी खामियों को गिनवा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने माननीय मंत्रीगणों को पत्र लिखा और कहा कि भाई आप मुझे रिपोर्ट तो करिए, मंत्रीगण मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपने देखा प्रदेश में जब आपदा आई तो सारे मंत्री नदारद थे, जब 4 धाम यात्रा का समय था तो सारे मंत्री मौज मस्ती कर रहे थे, मुख्यमंत्री गाए बगाए अकेले मोर्चे पर लेट लतीफ दिखे। तो ये तो खुद आप देख रहे हैं, इनके 3-3, 4-4 जो पन्ना क्या कहें, पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, ओबीसी के जो इनके नेता हैं, वो यौन शोषण के आरोप में घिरे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी गर्दन बचानी मुश्किल हो रही है, नेतागण आरोपों में फंसे हुए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी का दौरा होता है तो देहरादून में लूट हो जाती है ज्वेलरी जो शोरूम में, उपराष्ट्रपति जी का दौरा होता है तो हरिद्वार ज्वेलरी शोरूम में लूट हो जाती है। तो न तो कानून व्यवस्था इनसे संभल रही है, न महिलाओं के प्रति हिंसा, यौन शोषण के अपराध संभल रहे हैं, पत्रकारों की ये पिटाई कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सा जनमानस इनसे प्रसन्न है। तो मुझे लगता है केंद्र की सरकार संज्ञान ले रही होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी को यही सब रिपोर्ट करने गए होंगे कि यहाँ के जो नेतागण हैं इनमें अनेकों ध्रुव, अनेकों गुट बन चुके हैं। ये मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, ये मेरे कहे से बाहर चले गए हैं मंत्रीगण। तो इसलिए केंद्र की सरकार सोच रही होगी कि क्यों ना मुख्यमंत्री जी को ही बदल दिया जाए। और ये इनकी रिवायत भी रही है ना, मैंने उदाहरण दिया है गुजरात का 22 का जब चुनाव हो रहा था तो गुजरात में इन्होंने विजय रूपाणी जी को बदलकर भूपेश पटेल जी को लिया है। ऐसे उत्तराखंड के भी नहीं, पूर्व के मैंने भी उदाहरण तो हैं। आपको 15 एग्जाम्पल साल दिया ना कि इस समय तो 15 चारों साल ओर से धामी जो छाए हुए हैं, तो उनको हटाना तो इतना आसान खैर नहीं हो सकता है बीजेपी के लिए। खैर वापस आएंगे शांति जी, आगे इस पर बात करेंगे विस्तार से। रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। रतनमणि जी, एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों पर आरोप है या जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों की छटनी भी होगी। साथ ही साथ नए चेहरे जो है वो हमें मंत्रिमंडल में दिख सकते हैं। देखिए, ये जो कुछ भी होना है ये देहरादून में तय नहीं होना है, ये दिल्ली में तय होना है। वो धामी जी के बस का नहीं है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होना है कि नहीं होना है। ये सब इनका तो पहले तो नागपुर में से दिल्ली खबर आती है और दिल्ली से फिर प्रदेशों में वो जाती है, वो वहां पर होना है। लेकिन ये आप देखिए ना कि जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के जो प्रभारी थे दुष्यंत गौतम, वो तो 2 महीने पहले कह चुके थे कि निकाय चुनाव से पहले हम मंत्रिमंडल का भी विस्तार कर रहे हैं, जो रिक्त पद हैं उनको भरा जा रहा है और जो दायित्वधारी हैं उनको भी हम दायित्व भी सौंप रहे हैं। लेकिन कोई भी ये काम नहीं हुआ है इस बीच में। और इसमें आप देखिए कि राज्य में ये जो सत्ता का जो केंद्रीकरण है, हम लड़ते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ये लड़ रहे हैं, इनका काम है सत्ता का विकेंद्रीकरण। आपने मुख्यमंत्री
भी दिल्ली से बनाया, कोई विधायक दल ने तो उनको नेता नहीं बनाया, नहीं विधायक दल में नहीं चुने गए, दिल्ली ने चुन दिया तो फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये उनकी पार्टी का अपने अंदर का अनुशासन है कि सब लोगों ने उसको केंद्र के निर्णय पर मोहर लगा दी और वो अभी भी चल रहा है। ये इतना आसान नहीं है। इनको मंत्रिमंडल में एक तरफ प्रदेश में मुंहवाई समस्याएं हैं, जन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, और ये तमाम, और जो करप्शन का सवाल है, करप्शन इतना बढ़ गया है। और इसी में मैं तो देख रहा था कि एडीआर के जो रिपोर्ट है, ये उत्तराखंड के विधायकों के, इनके मंत्रियों के, उसकी आय में किस तरीके से 80-80, 90-90% तक वृद्धि हुई है इस दौरान में। हमारे मुख्यमंत्री जो पहले उनके खुद घोषणा, जो 45 लाख की आय वाले थे, वो आज 6 करोड़ को पार कर गए हैं। ये वो घोषणाएं हैं जो इन्होंने खुद अपने हाथ से लिखे हैं अपने निर्वाचन में। ऐसे तमाम मंत्री, हमारे सतपाल महाराज तो 80 करोड़ को पार कर गए हैं। और ये सारी चीजें हैं, गणेश गोदियाल हो, रेखा आर्या हो, या ये धन सिंह रावत हो, सहकारिता भर्ती प्रेमचंद अग्रवाल हो, जो विधानसभा में 228 लोगों की तो नौकरी चली गई, लेकिन जिन्होंने उनको भर्ती किया वो सरकार है, वो सरकार चला रहे हैं, उन पे कुछ नहीं हुआ। और इतने जब इन पे आपस में ये समस्या है, अगर ये किसी एक को छेड़ते हैं तो तब वो पिटारा खुलने की बात आती है। तो ये कोशिश ये होगी कि इसको रोके रखा जाए। अब ये आदित्य कोठारी जी से जो आप बता रही हैं कि उन्होंने कहा दिवाली से पहले कोई गिफ्ट दिया जाएगा, खुशखबरी विधायकों को दी जाएगी, और ये हालांकि पार्टी का अंदरूनी मामला, वो मुख्यमंत्री का अधिकार होता था ये कि वो अपना साथ में किसको कैबिनेट में रखे, किसको बाहर करे, ये उनके। लेकिन यहाँ तो इनका जो केंद्रीकरण है वो तो दिल्ली में तय करता है कि मुख्यमंत्री के साथ किसको उन्होंने एडजस्ट करना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। ये मतलब जो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा जो चली आ रही है उसका भी उल्लंघन है। और ये बात अपने आप में कि आप 3 साल होने जा रहे हैं, 23 मेरे ख्याल से, अगर मुझे ठीक याद है तो 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार ये शपथ ली थी मुख्यमंत्री की। उससे पहले भी 12वें मुख्यमंत्री हुए हमारे। ये तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि हर 2 साल एक मुख्यमंत्री 2 साल ही काम करता है। 24 साल हुए तो 12 मुख्यमंत्री होंगे, तो 2-2 साल का कार्यकाल होता है। और ये सारे उसमें इनके जो उपलब्धि क्या है, मतलब अगर धामी सरकार इतने सारी चीजें हैं, इन्होंने यूसीसी का डंका बजाया आपने, उसके बाद आप केदारनाथ स्थापना करने चले गए दिल्ली, उस पर आपको झटका लगा तो आप फिर बैरंग आए। कर्णप्रयाग चुनाव में आपने खुद के साथ 5 मंत्रियों की वहां पर ड्यूटी लगाई, उसके बाद भी आप चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। आपने तमाम ये निकाय चुनाव का क्या पूरा साल भर हो गया है, ये 2 दिसंबर को साल भर हो जाएगा, आप निकाय का चुनाव नहीं करा रहे हैं। अभी जो देखिए, ये पहली बार ये हो रहा है कि उत्तराखंड की विधानसभा में एक जो प्रस्ताव पास होने के बाद उस पर परवर समिति का गठन बनती है। वो परवर समिति भी आपको रिपोर्ट दे चुकी है। उसने कहा कि ओबीसी की जो गणना है वो 2011 के उस पर होगी। रतनमणि जी वापस आते हैं। प्रभा बंदूरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, जरा उनसे भी जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रभा जी। सबसे पहले तो आपका, गाहे बगाहे चर्चाएं आ ही जाती हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, काफी लंबे समय से इंतजार चल रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाया हो। हरीश रावत जी अक्सर कहता है कि मंत्रिमंडल विस्तार कराने की आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, दूसरा ये कि अगर आप मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं तो कई लोग नाराज हो जाएंगे, जिसके बाद आप सरकार चला नहीं पाएंगे। इसलिए क्या ये महज शगुफा है अभी भी? प्रभा जी अनम्यूट कीजिएगा पहले तो। जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी नहीं, ये देखिए, जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो तो हो गई, जो प्रक्रिया होती है उसे तो फॉलो किया जाता ही है। और बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे हमारे विपक्षी दल अभी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, विस्तार
ये यहाँ से होगा, केंद्रीय नेतृत्व उसे करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रक्रिया होती है उसे ही भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती है और उसके अनुसार ही ये सारे जो भी मंत्री बने, कुछ भी बने, वो सब चीजें होगी। दूसरा, मैं अपनी पार्टी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता है, वो चाहे हमारे मंत्रीगण हो, विधायक हो या सभी का उद्देश्य सबका एक ही है कि हम काम मतभेद ऐसा कोई विषय नहीं है। प्रक्रिया होती है, जितने मंत्री पद तो नेचुरल से होंगे, बाकी केंद्रीय नेतृत्व करेगा, ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी के अनुसार या होगी उसी के अनुसार बनाए जाएंगे और सब यहाँ पे संतुलित है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कार्यक्रम, हमारा काम है जनता तक अपनी नीतियों को ले जाना, जनता के लिए काम करना। फिर चाहे हम मंत्री पद पर हो, चाहे नॉर्मल कार्यकर्ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कहाँ पर हो। तो निश्चित तौर पर जो भी गतिविधि आगे होगी वो सबको सर मान्य होगी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी अपना निर्णय ले। ठीक है, आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की और चर्चा इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभा बंदूनी जी, देखिए अभी यहाँ पर जिस तरीके से चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता हो, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि आप मंत्रिमंडल विस्तार, आपने कहा कि नहीं दिल्ली से नहीं होता, ये तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते कि सब कुछ दिल्ली से ही होता है। मुख्यमंत्री धामी जी भी चलते दिल्ली के अनुसार ही हैं और दिल्ली में होना भी चाहिए क्योंकि दिल्ली हाईकमान है, चाहे वो कांग्रेस का हो और चाहे वो बीजेपी का हो, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दूसरी बात ये कि आपके पास क्या एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति नहीं है, हर व्यक्ति मंत्री बनना चाह रहा है। बाजी लेफ्ट हो गई हैं। ठीक है, प्रभा बंदूनी जी का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। शांति भट्ट जी, जैसा कि अभी यहाँ पर प्रभा जी कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम धामी जी मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को और धामी जी जिस तरीके से डिसाइड करें, या एक प्रक्रिया है, इसे तो पूरा ही करना है, ये महज शगुफा नहीं है, तमाम चीज़ें, इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 और 164 अगर आप देखेंगे तो ये दोनों मंत्री परिषद से संबंधित हैं। 164 में महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं और मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री जी की सलाह पर। और ये 163 में साफ कहा गया है कि माननीय राज्यपाल महोदय अपने कार्यों के लिए, अपने सहयोग के लिए मंत्री परिषद का गठन करते हैं, अपने साथियों को चुनते हैं एक किस्म से मुख्यमंत्री जी की सलाह पर। उसका मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मुझे लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऑल इज वेल बिल्कुल नहीं है, न तो दायित्वों का बंटवारा हुआ है, न मंत्री पद बांटे जा रहे हैं। मुझे लगता है जबरदस्त वर्चस्व की लड़ाई है। भाजपा में अंदरूनी सिर फुटबॉल बहुत जबरदस्त है, हर स्तर पर मोर्चे खुले हुए हैं। इसलिए ये मंत्री परिषद का मंत्री जो खाली पद पड़े हुए हैं, 4 पद खाली हैं, उनको नहीं भरा जा रहा है। और 5वां मंत्री पद जो गणेश जोशी जी का है, जो माननीय मंत्री हैं, उन पर आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है उस पर कैबिनेट को निर्णय लेना था, वो निर्णय नहीं लिए हैं, उसका तारीख भी चला गया है। तो मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को ये रिपोर्ट करने गए होंगे इस पर हम क्या निर्णय लें। वैसे तो माननीय गणेश जोशी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और लोकलाज इस सरकार में बिल्कुल नहीं बची। आप देख रहे हैं इतने बड़े, अभी रतनमणि भाई साहब ने एडीआर की रिपोर्ट का हवाला किया, ये तो आपने मंत्रियों की बात की, यहाँ तो विधायकों का भी आप देखेंगे तो विधायक गण भी
जिनको 5-5 करोड़ रुपए विधायक निधि मिलता है, उसी को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। 3 साल हो गया है, विधायकों की विधायक निधि आप उठाकर देख लीजिए। जो जनता के विकास का काम होता है, विकास के लिए पैसा मिलता है, विधायक निधि उसको अपना, विधायक गण उसको अपना पैसा समझकर कुंडली मारे बैठे हैं। ऐन वक्त जब चुनाव का समय आएगा तब उसको बंदरबांट करेंगे, और तब होगा क्या, वो काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों का जो नियुक्ति है, जो उनका चयन है, वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि बहुत सारे कद्दावर लोग उनके पास हैं। विशन सिंह चुफाल जी हैं, वंशीधर भगत जी हैं, मुन्ना सिंह जैसे विद्वान मिले हैं, तो वो इनको नहीं नियुक्त कर पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक को नियुक्त किया तो एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति हो जाएगी, और भयंकर जो ध्रुवीकरण भारत में है, जो गुटबंदी है, वो चरम पर पहुंच जाएगी। इसलिए ये दिक्कत हो रही है। देखिए शांति जी, जब आप गुटबाजी की बात करते हैं तो कांग्रेस की गुटबाजी भी सर्वप्रथम आ जाती है फिर, कि कलह कलेश कम नहीं है कांग्रेस में, और कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऑल इज वेल है। अगर आप हरियाणा में चुनाव हारे हैं तो उसकी वजह कलह कलेश ही रहा है। आप राजस्थान में भी हारे तो भी कलह कलेश वहां मचा रहा, चाहे वो गहलोत के बीच में हो, सचिन पायलट के बीच में हो। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर भी दिग्विजय सिंह के बीच में और कमलनाथ के बीच में तनातनी रही। तो देखिए कलह कलेश का शिकार तो कांग्रेस भी कम नहीं है। देखिए मैम, अगर आप कलेश की बात करते हैं तो आपको फिर जो हमारे आरोप हैं, जो हमारे वहां निर्वाचन अभिकर्ता हैं, जिन्होंने पोलिंग, जब काउंटिंग चल रही थी हरियाणा में और काउंटिंग सेंटर से बाहर आकर कहा कि ऐसी बहुत सारी ईवीएम है जिन पर 99% बैटरी है, उन जो 99% बैटरी वाली ईवीएम है उनमें भारतीय जनता पार्टी सीधे जंप कर जा रही है। अन्य जो बैटरी है जिनका चार्ज 65% है या 60 है, उनमें हम मार्जिन में हैं। तो ऐसे कैसे हो गया कि 99% वाले चलिए मान लेते हैं, एक बार के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि हरियाणा में, चलिए हरियाणा में ईवीएम का खेल हो गया, मैं मान लेती हूँ, मैं एक बार मान लेती हूँ। लेकिन मुझे बताइए मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां आपका गुटबाजी चल रहा है, उधर ही आप क्यों हार रहे हैं? जाहिर है ना कि आपका वो, जब वहां पर दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो जनता भी, जाहिर सी बात है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और जो फिर उनको बेस्ट ऑप्शन लगता है वो उसे चूज करते हैं। देखिए ये राजनीति का एक अवगुण कहिए या गुण कहिए, जब एक स्तर की लीडरशिप होती है किसी भी स्टेट में, चाहे वो हमारी हो या दूसरे की हो, तो वो निश्चित रूप से टकराती हैं। जहां पानी के भरे हुए बर्तन होंगे तो वो उनमें जरूर कुछ ना कुछ गीला होगा, ये तो जग जाहिर है। लेकिन इतना नहीं है, हमारे पास हमारा सेंट्रल लीडरशिप है, और राहुल जी को आपने देखा किस तरह भारत जोड़ो यात्रा से लेकर, न्याय यात्रा से लेकर सारी जगह राहुल जी ने पूरे देश में कैंपेन किया है, और हम और बहुत जगह अच्छा भी किए हैं। 37 सीट हम हरियाणा में लाए हैं, कोई हम ऐसे नहीं है कि वहां सिफर पर हैं। जिन सीटों पर गड़बड़ हुआ, अगर गड़बड़ नहीं हुआ होता तो हम मार्जिन में थे, हम जीत रहे थे इलेक्शन, ये हम भी मान रहे हैं। और उसके लिए राहुल जी ने कल कहा है, हमारी सेंट्रल लीडरशिप बैठी है, जल्दी उस पर हम लोग एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन होने जा रहा है। जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उस पर आधिकारिक बयान आएंगे हमारे। ऐसा नहीं कि हम कोई किसी चीज से भाग रहे हैं, हम 24 घंटे राजनीति करते हैं, हम 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, जन सेवा करते हैं। हमारा संविधान पर भरोसा है, हमारा लोकतंत्र पर भरोसा है, हम विधि के शासन पर भरोसा करते हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि जंगल राज की तरह भरोसा करते हैं, हम इनकी तरह नहीं है कि कटोगे या बटोगे वाले ऐसे अनाप शनाप बयान दे दे। हम स्थिर लोग हैं, हम सबसे पुरानी पार्टी है, हम आजादी के जमाने के हमारे सिपाही हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। ये वो कांग्रेस है, गांधी जी से लेकर अंबेडकर जी तक और पटेल जी तक, इन सब लोगों ने इस देश को बनाया है। आपको पता है ये देश कैसे विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था, उसको एकीकरण किया है, एक शानदार संविधान दिया है, और भारतीय जनता पार्टी आज उसी संविधान की तो हत्या कर रही है। आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से हर स्टेट में इनके नेताओं के बयान आते हैं। हम तो लोकतंत्र को और भारत के नागरिकों को जोड़ने की बात करते हैं, और ये भारत के नागरिकों में विखंडन की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये मूल अंतर है कि हम देश को एक मुट्ठी में पिरो कर रखना चाहते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको भाई भाई मानकर एक मुट्ठी में रखना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वर्ग विभेद करके इनको बांटना चाहती है। ये एक मूल अंतर है हम में और इनमें। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर स्तर पर जब इनकी लड़ाई होती है तो इनके जो अभी वर्चस्व की लड़ाई है, तो यहाँ भी तो यही है। हर जगह आप देख रहे हैं इन्हीं के रिज्म में कैसे होता है कि हर जगह हिंदू मुस्लिम हो जाता है। हमारे रिज्म में तो ऐसा नहीं होता जब हमारी सरकारें रहती। जी
ठीक है, देखिए शांति जी, जिस तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा है, तो कहीं ना कहीं अब अगर ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो ये देखना भी होगा कि आखिर ये मंत्रिमंडल विस्तार में किन मंत्रियों को जगह मिलती है। रतन मनी जी, क्या इस पर एनालिसिस कर पाए हैं अभी तक आप कि आखिर इस बार क्या जो नए चेहरे हो सकते हैं वो कौन हो सकते हैं, जो एकदम रेस में अव्वल दर्जे पर हैं, जो दिल्ली जाकर नतमस्तक हुए हैं, और उसके बाद किन पर गाज गिर सकती है, क्योंकि ये दोनों चीजें निकल कर आ रही है कि गाज गिरनी भी तय है। देखिए, जिस तरह से मंत्रियों पे जो आय बढ़ने के और जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो पब्लिक डोमेन में हैं, वो बहुत से तो जिनका पता नहीं है उस पर तो कोई नहीं, लेकिन जो आम चर्चा में है वो तो चर्चा में तो गणेश जोशी भी हैं, और पीडब्ल्यूडी के और सिंचाई विभाग में जो बहुत सारे करप्शन के मामले हैं, और ऐसे भी मामले हैं जिनमें दोष सिद्ध हुआ है, और वो दोष सिद्धों के खिलाफ कार्रवाई की फाइलें मंत्री अपने दबा के बैठे हुए हों, कार्रवाई उन पर नहीं हो रही है। एनएस घोटाला आपके सामने है, आप एक पीसीएस अधिकारी, आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं उसमें, और जो उससे बड़े जो अधिकारी हैं वो आप उनको आप वहाँ प्रमोशन भी दे रहे हैं, और वो बैठे हुए जो पहले आपने निलंबित किए थे। ये जो सारी जो प्रक्रिया है, और फिर आप ब्रांडिंग करते हैं, जो छोटे छोटे कहीं मछली आपने पकड़ लिया है उसको आप फिर अपने सरकार के सूचना माध्यम में उससे आप ब्रांडिंग करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम इतने, हमारी उपलब्धि है, इतने लोगों को हमने जेल भेज दिया है। लेकिन जो आपके बगल में बैठते हैं उनको आप छेड़ते नहीं है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और हमारा जो प्रदेश है, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारा पहचान है दुनिया में पहाड़ के लोगों की, कि वो बहुत ईमानदार हैं, और ये इस व्यवस्था में हम राज्य बना के अगर हमने सबसे ज्यादा कुछ खोया है तो यही खोया है कि आज हम भी बेईमान हो गए हैं, और नस्ल इन्होंने व्यवस्था बना दी है और उसको स्वीकार कर लिया लोगों ने। ये चिंता का विषय है। अब इसमें मंत्री, आप कह रही हैं कि पूछ रहे हैं कि मंत्री कौन बनेगा, मंत्री इस सरकार में तो वही बनेगा जो शाखाओं से जिनका संबंध होगा, आरएसएस की शाखा है जिसने वहां डंडा चलाना सीखा होगा, जो उसमें जाएंगे वो बनेंगे। अब उसकी पहचान तो उन्हें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो नागपुर से तय होता है, वो दिल्ली आती है और दिल्ली वाले बताते हैं कि ये सब होना है, वो देहरादून में तय नहीं होना कुछ भी। मुख्यमंत्री हमारा तय नहीं हुआ। एक सेकंड रुकिएगा, प्रभा बंधु जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी है। प्रभा जी, आप जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं, और जिस तरीके से आपने कहा भी कि नई दिल्ली में तय नहीं होना है, मुख्यमंत्री धामी जी तय करेंगे तमाम चीजें, लेकिन आपके यहाँ अगर नाराजगी हुई, और केदारनाथ उपचुनाव भी है, चूंकि उसको जीतने के लिए इतनी कवायद मशक्कत की जा रही है कि कैसे भी उस चुनाव को जीता जाए, तो क्या नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, विरोधाभास की स्थिति नहीं आ जाएगी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई विरोधाभास होगा। केदारनाथ के चुनाव है, उसके लिए हम सब कार्यकर्ता, सब लोग उसमें लगे हुए हैं, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व है, तो वो तो हमारी एक जिम्मेदारी है। हमने जनता में इतना वहां पर काम किया है, हम अपने काम, वो सीट वैसे भी हमारी है, पहले भी हमारे वहां पर विधायक थे, तो इसमें ऐसा नहीं है। और जनता के लिए अगर हम काम करेंगे उसके आधार पर हम वहां पर जा रहे हैं, विरोधाभास क्यों होगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जो पार्टी है ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और यहाँ पर ऐसा किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। और जो प्रक्रिया है उसके तहत मंत्री भी बनेंगे, और जो जिस प्रकार का कार्य है, जो जहां पर हमें लगता है कि पार्टी को लगेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगेगा कि हमें जनता को अच्छी सेवा दे सकती है, उसके अनुरूप उनको कार्य दिया जाएगा। मंत्री पद जो भी वो देंगे वो अपना निश्चय करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कार्यकर्ताओं में, उनके जोश में कोई कमी नहीं है। या हम लोग कोई भी कार्य करता है वो अपना काम करते हैं, मंत्री पद है ये है, तो उसके बाद भी हमारे मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को आप देख लीजिए, रोज जनता के बीच वो बैठे रहते हैं, एक एक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मुख्यमंत्री हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे माननीय विधायक हैं, सब लोग जनता के साथ रोज रूबरू होते हैं, चाहे उनके कोई भी काम हो। तो ये तो केवल एक हम कह सकते हैं कि इनकी सोच है, विपक्ष की सोच है कि ऐसा होगा, वो तो आप किसी भी तरह से उसको बोल सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर इस टाइप का कोई भी मतभेद नहीं है। और निश्चित रूप से अगर मंत्री भी बनते हैं तो वो उनका भी सबका स्वागत है, वो तो जैसी प्रक्रिया है वो तो होगा ही और तय है, वो हो जाएगा। ये बार बार आप कह रही है प्रक्रिया है, और अगर ये इतनी आसान प्रक्रिया है तो अभी तक हुआ क्यों नहीं?
बार बार ये स्टेटमेंट आना कि नहीं अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है और उसके बाद फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाता है मंत्रिमंडल का विस्तार। ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, वो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं बीच में। आप ये देख लिए कभी कहीं के चुनाव आ जाते हैं, आपको तो पता ही है हमारे देश में पूरे साल कभी कहीं के चुनाव है, कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं बिजी हो जाते हैं, उनका व्यस्त कार्यक्रम रहता है, उनको वहां पद देना थोड़ा सा कार्य, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस कार्यकर्ता का जहाँ पे विभाग का जैसा बंटवारा है, जैसी जिसकी क्षमता है उसके अनुसार ही माननीय मुख्यमंत्री जी अपना निर्णय लेंगे। और वो कुछ व्यस्तताएं होती हैं, कुछ राज्य के अपने काम होते हैं, कुछ बाहर उनको राज्यों में भेज दिया जाता है, तो उसके वजह से कुछ हम कह सकते हैं कि व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से इसमें देर हो रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का कोई असमंजस है या किसी प्रकार का कोई विरोधाभास है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं, अच्छे से अपने कामों में लगे हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी विधायक के क्षेत्र में चले जाइए, मंत्री पद वो अलग चीज है, लेकिन अपने काम में हर विधायक हर कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जनता की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं, निरंतर सेवा चल रही है, उससे मंत्री पद से। शांति भट्ट जी क्या कहना चाहते हैं इस बात पर? शांति भट्ट जी क्या कहना चाहते हैं इस बात पर? प्रभा बंदूनी जी जो कह रही हैं। देखिए प्रभा जी अभी तक अपनी सरकार को डिफेंड कर रही थी, सरकार के को रक्षात्मक रूप में ला रही थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं, मुझे जो प्रतीत होता है इतने दिनों से जब सरकार मंत्री परिषद का विस्तार नहीं कर पाई और इनके एक भी मंत्री की रिपोर्ट ठीक नहीं है, टिहरी के एक मंत्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी मंत्रियों की रिपोर्ट अभी तक अच्छी नहीं है सरकार की नजर में, मुख्यमंत्री जी की नजर में। क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद मंत्रियों को पत्र लिख चुके हैं और कह चुके हैं कि आप मुझे रिपोर्ट सौंपिए, जो इनके जिलों के भ्रमण होते हैं उनकी रिपोर्ट अभी तक इन्होंने मुख्यमंत्री जी को नहीं दी है। ये मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों पत्र भी लिखा था। केदारनाथ जी के संदर्भ में मेरी बहन अभी तक बहुत सारी बातें कह रही थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि केदारनाथ जी का जो दिल्ली में इन्होंने केदार धाम का शिलान्यास किया, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गहरी आघात किसने लगाई? क्या मुख्यमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक केदारनाथ जी और उत्तराखंड वासियों से माफी मांगी है? बिल्कुल नहीं माफी मांगी है। QR कोड किसने लगाया? सोना चोरी का आरोप किस पर है? गर्भगृह के फोटो किसने सार्वजनिक किए हैं? क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है? अभी केदारनाथ यात्रा में जो त्रासदी हुई, जो दुर्घटनाएं हुई, उसके मिसिंग के जो आंकड़े थे, तो मिसिंग लोगों को किसने छिपाए? भारतीय जनता पार्टी ने छिपाए। और भारतीय जनता पार्टी ने केदार घाटी के लिए कुछ भी काम नहीं किया है, बल्कि जब त्रिवेंद्र जी की सरकार थी 2018 में, प्रदेश के लोग मूल निवास और भू कानून की लगातार मांग कर रहे हैं। प्रभा जी जरा ये बताइए कि अगर नाम रखने से कोई स्थिति नहीं पैदा होती, विवाद किया कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको कानून क्यों बनाना पड़ा? जी नहीं देखिए प्रभा जी जवाब दीजिए। हाँ जी, नहीं कानून बनाने का आप घर में आपका कहीं पे केदारनाथ वो धाम है और घर में आप कहीं चले जाते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में जाते हैं, कई बार आप मंदिरों के आप ये बताइए ये तो आप जस्टिफाई कर रही है, मुझे जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। मुझे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपकी नजर में ये आपको लग रहा है कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होता है, तो फिर कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? धामी जी को क्यों कहना पड़ा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कार्रवाई होगी वरना? नहीं कानून बनाने का तो देखिए ऐसा है कि आज भाजपा सरकार है, कल कोई और सरकार है, ये तो ये देवभूमि उत्तराखंड है। अगर आज यहाँ पर इस टाइप के हम कह सकते हैं आरोप लगाए जा सकते हैं कि यहाँ से ये ले गए, कल को हमारी देवभूमि है, क्योंकि हम जनता के प्रति उत्तरदायी है, हमारी सरकार जन भावनाओं का सम्मान करती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई काम किया है या कोई भी जनता हमें लगता है कि ये हमें लगा तो हमने जनता की भावना का सम्मान किया, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई फोटोग्राफी हो रही है वहां ले जा रहे हैं। क्या ये अपने में ही सोचनीय विषय है कि कोई शिला ले जाए यहाँ से? क्या भगवान की इतनी वर्षों पुरानी शिला को ले जाना, फोटोग्राफी करनी, वो तो जनता दर्शन कर रही है उसकी। आज हम यहाँ पर बैठे होते हैं कि हमें कहीं दूसरे राज्य में जाने की हमें दिखाई देता है टीवी पे, आजकल इतना ज्यादा ये हम कहते हैं सोशल मीडिया है, उसमें अगर हमें कहीं के दर्शन हो रहे हैं तो उसमें क्या है, हमें भव्य दर्शन करवाए जाते हैं। अभी रामलला के दर्शन हुए थे तो हमने अपने घर में बैठ के उनके दर्शन किए थे, तो इसमें क्या गलत हो गया? ये समझ नहीं आता है। तो पता नहीं है इनको, प्रभा जी को पता नहीं है, इनको गर्भगृह का पता नहीं है। गर्भगृह की क्या मर्यादा है, तीर्थ पुरोहितों से समझिएगा, इनको पता नहीं है। इन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को कैसे गहरी ठेस पहुंचाई है, ये आप तीर्थ पुरोहितों से पूछिए।
जो पंडा पुरोहित है, उन्होंने लगातार इसका विरोध किया है। हमारे तो आपसे सिर्फ मुद्दा 3 उठाने सवाल के लिए हैं। तो आप कोई भी हमारे आपसे बता प्रभाजी दीजिए 3 कि सवाल ये हैं। है वो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा और नहीं है भारतीय इसमें। जनता पार्टी और कब माफी मांग रही है? केदार धाम के दिल्ली में शिलान्यास कार्यक्रम के लिए कब सार्वजनिक माफी मांग रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, तो आप केदार जी से शिला ले जाकर दिल्ली में ले गए, उस शिला को कब ससम्मान वापस देखिए, ये केदार तो जी में बिल्कुल ही रख रहे मन हैं? फटक देखिए, शिला दूसरा, जो यहाँ से आपने ले वहां जाना और वहां भूमि पर क्रय लगाना, की इससे है तो हम दिल्ली में, बिल्कुल भी उस भूमि आपके को बयान मंत्री से हम केदार मंदिर संतुष्ट नहीं समिति के है। नाम आप कब करने जा रहे ये हैं? बिल्कुल ही ये आप सारा, और तो जो पैसा वहां ये QR कोड के माध्यम से एकत्र हुआ, आप ये उस बताइए, पैसे को आप केदारनाथ जहाँ पे जो केदार उनकी मंदिर जहाँ पे समिति को उनका कब सौंप रहे हो? इन इतना 3-4 वहां पे सवालों का आप जवाब जीर्णोद्धार दे हो दीजिए। रहा है, इतना आपकी बजट सरकार वहां है, पे इनका लगाया जवाब जा दे रहा दीजिए। है, कई अरे मंदिर आप हैं जिनका जीर्णोद्धार हो रहा है। केदारनाथ के लिए ही खुद इतना बड़ा मंदिर परिसर बनाया जा रहा है, उसके लिए जो बजट वहां पे आवंटित हुआ है उसके बारे आप में भी नहीं कुछ बना बोल रहे, वो दीजिए पहले आप। से बना है मंदिर, आप कुछ नहीं नहीं कर रही बना हैं। है तो लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ पे बजट दिया आप है, कुछ लेकिन नहीं कर रहे हैं। अगर आप पिछली तीर्थ की सरकार का ही मर्यादा बजट को है भंग वहां करने पर के दिया अलावा जा रहा और है, कोई काम कोई नहीं कर रही हैं। मर्यादा भंग नहीं, आपकी अगर जहाँ सरकार पर तीर्थ आस्था की होती है वहां मर्यादा पे को भंग मर्यादा करने पे के ऐसा अलावा और नहीं कोई है। काम नहीं कर रही हैं। चाहे भारतीय केदार जनता शिला का पार्टी मामला हो, जितना QR कोड आस्था का के मामला बारे हो, में सोना मुझे चोरी का लगता है मामला हो, सोचती है, गर्भगृह उतना के शायद फोटो ही सार्वजनिक दूसरी करने के पार्टी मामले हो, आस्था के ये सब आपकी बारे सरकार ने में। किया है। ये हमारी सब आपने पार्टी किया सबको है। पता है भारतीय जनता पार्टी आस्था का कितना ध्यान रखती है, और हमें पता है कि कौन कहाँ पे आस्था को ठेस पहुंचाता है। जब भी हिंदुओं और करोड़ों सनातनियों की आस्था बात को होती आपने है तो ठेस ये लोग पहुंचाया ना, आप प्रभा जी, ज्यादा मैं समझते हैं कहता हूँ, कि हर आपके जगह राज में हमारी तीर्थ की आस्था को ठेस मर्यादा भंग पहुंचाने हुई का है, आप काम करते पत्रकारों हैं। पर जानलेवा किसी हमले हुए हैं, आप बहन बेटियां सुरक्षित हमले नहीं तो है, व्यापारी आपके राज्य, सुरक्षित नहीं जिन है, राज्यों में अवैध आपकी शराब, अवैध सरकारें, क्या खनन, वहां पर चार हमले नहीं धाम का हुए हैं? कुप्रबंधन, आपके आपदा, भी इतने राज्यों में कांग्रेस की सरकारें, आप जरा आपके उनके बारे राजकाज में में हुआ है। सोचिए, वहां पर बेतहाशा कितना महंगाई बढ़ी ज्यादा है आपके राजकाज में, ये मत भूलिए आप। बेतहाशा महंगाई महंगाई। आप आपके ये देखिए, राजकाज जहां में बढ़ी है। कांग्रेस, आप के बारे में भी बता दीजिए कि वहां पर क्या है, वहां पे मैं वहां बता पर रहा हूँ बहुत ना सी प्रभा जी, फैसिलिटी की जाती है, खाद्यान्न वहां तेल पे ही नहीं देख हो रहा है। लीजिए, देखिए 148 ये रुपए लीटर चीजें है। तो बिल्कुल भी नहीं है। खाद्यान्न तेल शांति 148 सारे शांति राज्यों भट्ट में जी, शांति तो भट्ट जी तेल का और उत्पादन प्रभा जी, मुद्दा कैबिनेट विस्तार था, कहां से कहां पहुंच गए हम? जी देखिए, तेल का उत्पादन कोई उत्तराखंड राज्य में नहीं हो रहा है। जो मूल्य होता है वो आपका सेंटर से होता है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री उसके लिए। अब आप ये कह रहे हैं उत्तराखंड राज्य में ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल 10 गलत साल बात से है ना। सेंट्रल तो गवर्नमेंट इससे कर हम क्या कैसे रही है? सहमत हो फिर मैं सकते यही तो हैं? पूछ रहा हूँ। तो 10 वो साल तो से नहीं आपकी है सरकार कि केंद्र में है ना। तेल का जहाँ पे है तो वही तो, वो तो जिस टाइप से कच्चे तेल का उत्पादन होगा उसी हिसाब से कीमतें आती हैं जाती हैं, उसी के हिसाब से तो बंटवारा हो। अब या तो हमारा राज्य उसका उत्पादन करे तो हम कह सकते हैं कि हमें सस्ते हाँ, दरों पे रतन मिलेगी। मनी तो डोभाल जी केंद्र कुछ जो कहना कुछ चाहते हैं, ठीक है 70 रतन रुपए मनी पेट्रोल दे जी। रहे थे, तब तो प्रभा आपने जी रुक जाइए सिर जरा, पे शांति उठा लिया था जी, सारा शांति देश। जी, एक सेकेंड, तब एक तो सेकेंड, आपने कहा कांग्रेस गलत है। शांति जी एक जब हम सेकेंड रुक 71 रुपए जाइए, लीटर दे रहे थे, अब 112 रुपए लीटर मिल रहा है, अब अच्छा शांति है। जी एक सेकेंड, रतन मनी जी। जी देखिए, मैं सिर्फ वो बहन जो बता बीजेपी प्रवक्ता, मैं सिर्फ इतना हंसे पर इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ओएनजीसी ये पहली बार हो रहा है, ये चिंता का विषय है। जो हमारा पब्लिक सेक्टर है ओएनजीसी जो तेल निकाल रही है समुद्र से, वो उसको घाटा हो रहा है, और जो तेल बेच रहा है निकला हुआ अडानी, उसको प्रॉफिट हो रहा है। यस और वो हमारा संस्थान उसको बीमार किया जा रहा है। ये नीतियों के कारण हो रहा है। ये टमाटर 120 रुपए किलो हम ले रहे हैं, तो ये उसका कारण है। हम तो खैर नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जो ले रहे होंगे 120 रुपए किलो ले रहे हैं। आप आलू का क्या भाव है, हरी मिर्च का क्या भाव है, आप लहसुन 500 रुपए किलो हो गया है। जो मतलब दवाई के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये तो बहुत सारी चीजें इसमें हमारे यहाँ होती हैं। और मैं जो आप देखिए, आप ये जो महंगाई का मुद्दा उठाइए, खाली आप उत्तराखंड राज्य के लिए ये देखिए, सेंटर है, सेंटर की सरकारें हैं। जैसे जैसे आयात और निर्यात की जो हमारी नीतियां होती है, कुछ चीजें हम निर्यात भी करते हैं, कुछ चीजें हम आयात भी करते हैं, उसके ऊपर हमारा टैक्स भी लगता है, तो उसके हिसाब से दी जाती है। जब मूल्य एकदम बढ़ता है तो उसके बाद अभी सर्दियां आती है, उसमें कई चीजें, उसमें उनका उत्पादन बढ़ जाता है, तो उनकी कीमतें गिर भी जाती है। तो हम केवल आज ही 1 महीने बढ़ गई, उसी दिन वो मुद्दा लेके कि आज ये बढ़ गई है, उसके 2 महीने बाद उनका उत्पादन बढ़ जाएगा चीजों का। नारा नहीं देना चाहिए था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार, तो ये नारा नहीं देना चाहिए था ना, बहुत नहीं नारा तो देखिए, महंगाई तो देखो, कांग्रेस के राज्य में महंगाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें थी कि जब आपका उत्पादन भी है, अगर उसके बाद भी महंगाई है, तब आप ये कह सकते हैं। अब आज की जो हमारा सब्जियों का समय होता है, अगर उसके अनुकूल वो सब्जी नहीं है, तब वो महंगी हो रही है, तो तब हम महंगाई नहीं कह सकते। हाँ, अगर हमारा वो समय
है, बिल्कुल लोकल प्रोडक्शन है, उस पे महंगाई हो रही है, तब आप बोल सकते हैं कि हाँ ये महंगाई है। तो इतनी मुझे लगता है समझदारी कि ये से विषय प्रभा जी अलग है। कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं दिखाई जा रही थी? इतनी समझदारी तब भी दिखा लेते, कोई मसला ही नहीं रहता, आपको कहना ही नहीं पड़ता बहुत हुई महंगाई की मार। नहीं देखिए, कांग्रेस के टाइम में तो उनका अपना था कि उनकी महंगाई के साथ साथ महंगाई तो थी, लेकिन जो और उनका जो करप्शन कांग्रेस था, की ऐसे महंगाई तो में आप आप लोगों ने क्या भ्रष्टाचार किया ले था वो भी आइए, तो बताओ। जो भ्रष्टाचार था उनके महंगाई टाइम में, डायन उसके प्राइज बारे में भी आते तो हैं, बताइए। गाने तो लगाए थे। भ्रष्टाचार भी तो उनके अपने लगाए, उनके जो नेता थे जो भ्रष्टाचार वो कर रहे थे अपने घर, वो भी भर रहे थे आपके उस नेता तो टाइम पे, तो दूध के उनके धुले पास हुए हैं जनता प्रभा के जी। लिए कर रहे हैं, तो यौन उनके बारे शोषण में के भी तो आरोपी कुछ हैं आपके कहिए आप। नेता। तो यौन शोषण जो आप कल के उसमें देखिए, कांग्रेस में तो जो पूर्व अभी आप करिए अमर उजाला में एक नहीं, खबर आई हुई थी, प्रभा जी मंत्री ये बहुत है, गलत बात है। प्रभा जी ये बहुत गलत बात है। उन्होंने कहा कि आपके मंत्री पर यौन शोषण का आरोप लगा है तो आप उनके मंत्रियों को गिनाने लगी। जस्टिफिकेशन नहीं चलेगा इसमें। इसमें तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी को भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं हमारे मंत्री पे आरोप लगे हैं तो तुम्हारे मंत्री पे भी तो लगे हैं। ये कैसी बातें हैं? इसमें देखिए, जो गलत चीज है, गलत का समर्थन हमारी सरकार कभी नहीं करती है। जो भी गलत करेगा उसको दंड दिया जाएगा और उसके अनुरूप ही उस पर भी तय करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अभी आपका, हम कह सकते हैं कि इतने कानून लेके आए हैं, दंगा रोधी वो कानून लेके आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी है वो दिया जाएगा। चलिए देखिए, अब प्रभा जी उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि आपने जो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं छेड़ी है, मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो तो बेहतर है, ताकि जो धामी जी पर भार पड़ रहे हैं वो थोड़े कम हो सके। नहीं, कानून व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से, अब नए नए कानून आए हैं, अभी दंगा रोधी कानून भी लेके आए हैं, सख्त यूसीसी, इतने वो कानून लेके आ रहे हैं, तो वो सारे उत्तराखंड में जो कानून प्रभा जी बनाए देखिए, जा रहे हैं, आप जितने कानून ला रहे हैं ना, हमें चाहिए भू कानून। दंगा विरोधी है। देखिए एक सेकंड रतन मणि जी एक सेकंड रुकिएगा। प्रभा जी हमें चाहिए भू कानून, वो कब आएगा? हमें चाहिए राजधानी, वो कब मिलेगी? हमारे तो जो 24 साल से सवाल है वो तो जस के तस है। आप चाहे दंगा विरोधी कानून ले आइए, आप चाहे लफ्ज़ियात कानून ले आइए, आप कोई भी कानून ले आइए, यूसीसी ले आइए, लेकिन जो मूल मांग है, जो आंदोलनकारियों की मांग है, वो आप कब पूरी करेंगे? कौन से एरा में? मुझे लगता है आज से 10 साल बाद भी चर्चा कर रही होंगी मैं, तो मुझे यही बात करनी पड़ेगी कि भाई राजधानी नहीं मिली अभी तक, भू कानून नहीं सख्त हुआ, मूल निवास 1950 अभी तक लागू नहीं हुआ, राज्य आंदोलनकारियों को हक नहीं मिल रहा है, यही चर्चाएं होती रहेंगी। आप ये देखिए, जितने भी ये कानून आपके बारे में, तो ये ऐसा नहीं कि 10 सालों में ही उठे हैं, इनके बारे में कम से कम हमारी सरकार अब जागरूक है। हमारी सरकार आप रोज देखिए इनके बारे में बैठक कर रही है। 24 साल बाद मैं बात कर रही हूँ, मैं तो कांग्रेस को भी इंक्लूड कर रही हूँ कि 24 साल हो गए इस बात को। शांति जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए बहन, 24 साल उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए। 24 साल में लगभग 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इन्होंने 9 मुख्यमंत्री दिए हैं। हमें 9 साल हुए, हम इस सत्ता में हम 9 साल रहे। तिवारी जी फुल 5 साल रहे, उसके अलावा 2-2 साल का टर्म हमारे मुख्यमंत्रियों का रहा। हमने सिर्फ 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, उसमें से एक मुख्यमंत्री भाजपा की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। और पहले मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के नित्यानंद स्वामी जी, मूल निवास और भू कानून का जो दंश दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार ने दिया है। इन्होंने ही कट ऑफ डेट 2000 तय की थी। इनको किसने कहा था कट ऑफ डेट तय करने? ठीक है, देखिए शांति भट्ट जी, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि सरकार आगे जरूर इस ओर ध्यान देगी, काम करेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। आखिर ये मंत्रिमंडल विस्तार क्या इस बार संभव हो पाएगा? केदारनाथ में भी उपचुनाव है जो कि सरकार के लिए काफी जरूरी चुनाव है, और ऐसे में सरकार किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार करती है देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।